नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में परिजनों ने बदले बयान। रात में पुलिस पर आरोप, शाम को बेटे को ही बताया बीमार। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ अंतिम संस्कार। ट्रेन की छत पर जिंदा जला युवक। बंदर यात्री की चप्पल लेकर बोगी पर चढ़ा था। युवक उतारने के लिए डिब्बे पर चढ़ा। इंदिरा नगर में दो गुटों में पथराव। पूर्व प्रधान ने साथियों संग की फायरिंग। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मेरठ में 5 साल की बच्ची की किडनैपिंग की मिस्ट्री। मां बाप दोनों की दूसरी शादी। पहले पति से हुआ, एक बेटा भी हो चुका है अगवा। और अयोध्या बाराबंकी में साइको किलर की दहशत। 31 दिन में 3 महिलाओं का मर्डर। रेप के बाद न्यूड डेड बॉडी छोड़ जाता है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीतापुर में बुधवार की शाम पुलिस कस्टडी में लिए गए एक आरोपी राजू की देर रात कस्टडी में मौत का मामला सामने आया था। परिवार वालों ने रात में पुलिस पर राजू के साथ मारपीट करने और उसने ही मारा ऐसा आरोप लगाया था। पुलिस ने पूरे मामले में देर रात से लेकर सुबह तक जांच पड़ताल की, लेकिन समय बीतने के बाद ही परिजन अपने बयान से पलट गए। मृतक के परिजन अब उसकी मौत हार्ट अटैक से होने के लिए बता रहे हैं। पुलिस हिरासत में आने के बाद राजू डर गया और उसकी सदमे में मौत हो गई। डॉक्टर के पैनल में हुए पोस्टमार्टम में राजू की मौत सदमे से होना बताई जा रही है। वहीं अत्यंत परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम का विस्तार प्रिजर्व कर दिया गया है। मामला पिसावा थाना इलाके का है। यहां बीती 4 जनवरी की सुबह बसपा सेक्टर प्रभारी राम लोटन का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। राम लोटन के परिवार वालों ने गांव के 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इन नामजद आरोपियों में से 40 साल का राजू को पुलिस ने देर शाम घर से उठा लिया था और वो थाने पहुंची थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के पैनल के दौरान हुए पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है, जिसमें मौत का कारण सदमे से होना बताया जा रहा है। मृतक राजू के परिजन जहां रात में पुलिस पर पुलिस कस्टडी में मारपीट कर मार डालने का आरोप लगा रहे थे, वहीं अब समय बीतने के बाद ही पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे मृतक के पिता ने मृतक के बेटे को ही बीमार बताकर पूरी कहानी की पटकथा ही पलट दी। पिता ने बताया कि उसका बेटा राजू पिछले 2 साल से बीमार था और पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते ही वो डर गया था और उससे उसकी मौत हो गई। 24 घंटे में परिजनों के बयान बदलने से अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ आ गई है। पुलिस ने आरोपी राजू की मौत के बाद गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और तकरीबन 6 थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया है। इस दौरान एसडीएम से लेकर सीओ भी गांव में मौजूद रहे। पुलिस छावनी के बीच देर रात मृतक राजू का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। वहीं परिवार वालों ने अब पुलिस को किसी भी कार्रवाई न करने को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया है। परिजनों के मुताबिक मृतक राजू मजदूरी करके अपने माता पिता और परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक राजू के 2 बेटे हैं, एक विजय और एक अजय, और एक बेटी भी है। विजय दिल्ली में नौकरी करता है और बेटी और बेटे विजय की शादी भी हो चुकी है। एएसपी एनपी सिंह का कहना है कि सदमे से राजू की मौत की पुष्टि हुई है और कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है। कासगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक जिंदा जल गया। युवक काफी देर बोगी पर पड़ा जलता रहा। उसे जलता देखकर ओएचआई लाइन बंद करवा दी गई। उसके बाद आग बुझाकर उसे नीचे उतारा गया। हादसा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि बंदर एक महिला यात्री की चप्पल लेकर ट्रेन की बोगी पर चढ़ गया था। युवक चप्पल उतारने के लिए बोगी पर चढ़ा था। ओएचई लाइन की चपेट में आ गया। बोगी पर युवक को जिंदा जलता देख यात्री सहम गए। ओएचई का करंट बंद होने तक करीब 15 मिनट तक युवक जलता रहा। आग बुझाने के बाद युवक का जला हुआ शव नीचे उतारा गया। जानकारी के मुताबिक कासगंज से फर्रुखाबाद जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खड़ी थी। इस दौरान एक महिला यात्री की चप्पल बंदर लेकर भाग गया। बंदर चप्पल लेकर ट्रेन की बोगी पर चढ़ गया। यात्रियों के शोर करने पर बंदर ने चप्पल को बोगी के ऊपर ही छोड़ दिया और भाग गया।
इसी दौरान कासगंज स्टेशन पर काम करने वाला वेंडर अशोक मेला की चप्पल उतारने के लिए बोगी पर चढ़ गया। इस दौरान वह ओएचई लाइन की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक चिल्लाता रहा लेकिन करंट से खुद को छुड़ा नहीं पाया। सूचना पर रेलवे अधिकारियों ने विद्युत आपूर्ति को बंद होने के बाद अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाया। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके की सूचना पाकर परिजन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन पर चीख पुकार मच गई। स्टेशन प्रबंधक मनोज शर्मा ने बताया कि बंदर से चप्पल छुड़ाने के चक्कर में युवक ट्रेन की बोगी पर चढ़ गया था और ओएचई की चपेट में आकर आ गया, जिससे युवक जल गया, उसकी मौत हो गई। ओएचई की सप्लाई बंद करने के बचाव कार्य किया गया। वहीं हादसे के बाद विद्युत आपूर्ति बंद होने से ट्रेन संख्या 15037 जो कि कानपुर से कासगंज आती है, उसे बघारी कला स्टेशन के नजदीक रोक दिया गया। यह ट्रेन करीब 35 मिनट खड़ी रही। विद्युत आपात होने पर ट्रेन को रवाना किया गया। लखनऊ में इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जा को लेकर पूर्व प्रधान ने साथियों प्रॉपर्टी डीलर पर हमला। दोनों पक्षों के बीच पथराव के बीच फायरिंग भी हुई। पुलिस ने पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर की तहरीर पर हत्या के प्रयास, चोरी, बलवा सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। रसुलपुर सादात में अभिजीत विशेन परिवार सहित रहते हैं। अभिजीत का गांव में ही फार्म हाउस है। उसका आरोप है कि गुरुवार की दोपहर के बाद जरहरा के पूर्व प्रधान विशाल यादव 3 गाड़ियों में अपने साथी रिंकू यादव, प्रमोद यादव, शोभित उर्फे मुंशी, आकाश यादव, राघवेंद्र यादव, बउआ यादव, अंकित यादव समेत दर्जन भर लोगों को लेकर पहुंचे। इन लोगों ने गाड़ी से उतरते ही पथराव और मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने फार्म हाउस पर खड़ी फॉर्च्यून सहित 3 गाड़ियों को तोड़ दिया। इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला किया और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अभिजीत सोनकर, फार्म हाउस का केयरटेकर और एक सुरक्षाकर्मी पुला के घायल हो गए। इसका गुरुवार रात वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदिरा नगर इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह के मुताबिक अभिजीत की तहरीर पर जमीन कब्जे करने के विरोध पर हमला करने वाले पूर्व प्रधान विशाल यादव की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा, तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरठ में बुधवार रात अगवा हुई 5 साल की मानवी की किडनैपिंग मिस्ट्री बेहद उलझ गई है। रात 11 बजे एक 5 साल की बच्ची खुद कुंडी खोलकर सड़क पर कैसे आती है? ठीक उसी वक्त एक लड़का वहां कैसे पहुंचता है? बच्ची आसानी से लड़के के साथ गोद में चली जाती है। कोई विरोध सीसीटीवी में नजर नहीं आता। आखिर ये कैसे हुआ? इन सवालों का जवाब तलाशती पुलिस ने बच्ची की मां पुष्पा और पिता धीरेन्द्र की पुरानी जिंदगी को कुछ पन्ने पलटने की कोशिश की। सामने आता है कि मानवी के माँ बाप दोनों ने 2-2 शादियां की है। अपने बच्चों को छोड़कर दोनों लिव इन में रहते हैं। इसी दौरान मानवी पैदा हुई थी, मगर दोनों के बीच घरेलू विवाद बने रहे। जांच कर रही पुलिस पिछले 2 दिनों में इलाके के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। पुलिस मान रही है कि किडनैपिंग का संबंध दोनों की पुरानी जिंदगी से हो सकता है। हालांकि इस लाइन में अब तक पुलिस को कोई ठोस क्लू नहीं मिला है। धीरेन्द्र ने पहली लव मैरिज मुस्लिम लड़की निशा से की थी। पहली शादी की। अगवा हुई बच्ची का पिता धीरेन्द्र मूल रूप से भूपगढ़ी थाना मेरठ का रहने वाला है। भूपगढ़ी में धीरेन्द्र माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। धीरेन्द्र की लव मैरिज 18 साल पहले साहिबाबाद की निशा से हुई थी। निशा मुस्लिम धर्म से थी। वो दिल्ली में नौकरी करती थी। यही मेरठ से धीरेन्द्र का वहां आना जाना था। पहली बार दोनों की मुलाकात गाजियाबाद में हुई। दोनों का अफेयर हो गया। एक बेटी की मां निशा शादीशुदा थी। दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि दोनों ने शादी का मन बना लिया। अपने परिवार से बात की और शादी कर ली। निशा अपने पहले पति से एक बेटी को लेकर अपने ससुराल आई थी। शादी के बाद निशा मेरठ भूपगढ़ी में धीरेन्द्र के परिवार के साथ रहने लगे। धीरेन्द्र को पहली पत्नी निशा से 3 बच्चे हुए। इसमें 2 लड़की 1 लड़का है। नाम अंशिता, अंश और नैना है। अब ये बच्चे गांव में चाचा और दादी बाबा के साथ रहते हैं। वहीं बड़ी बेटी रश्मि की शादी 3 साल पहले मेरठ में हो चुकी है। निशा से शादी और 4 बच्चों के बाद घर में सब ठीक था। धीरेन्द्र ने दिल्ली की नौकरी छोड़कर मेरठ भगवतपुरा में काम कर लिया था। जिस जगह धीरेन्द्र काम करता था, यहाँ शादीशुदा और 2 लड़कों की मां पुष्पा भी काम करती थी। धीरेन्द्र पुष्पा दोनों की मुलाकात यहाँ काम के दौरान ही हुई। दोनों शादीशुदा थे और बच्चे भी थे। इसके बावजूद धीरेन्द्र पुष्पा का अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहने का मन बनाकर अपने घर छोड़ देते हैं। 4 बच्चों का बाप धीरेन्द्र अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चे छोड़कर मेरठ में ही पुष्पा के साथ रहने लगता है।
पति और बेटे को छोड़कर धीरेंद्र के पास आई पुष्पा बुलंदशहर जवारखेड़ा की रहने वाली है। पुष्पा ने बताया कि उसकी शादी 2002 में भगवतपुरा के रहने वाले कृष्ण कुमार से हुई थी। कृष्ण कुमार से पुष्पा को 2 बेटे हुए। जब पुष्पा पति का घर छोड़कर धीरेंद्र के साथ आकर रहने लगी, तब उसका बड़ा बेटा मनु 15 साल और छोटा बेटा अंश 13 साल का था। धीरेंद्र से शादी के बाद पुष्पा अपने साथ छोटे बेटे अंश को लेकर आई। धीरेंद्र के साथ मेरठ में अलग रहने लगी। धीरेंद्र की पहली पत्नी और परिजनों का कहना है कि ये दोनों बिना शादी के लिव इन में रह रहे थे। दोनों के साथ रहते हुए बच्ची मानवी हुई, जिसे अगवा किया गया है। न पुष्पा ने पहले पति को तलाक दिया है, न धीरेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिया है। बिना तलाक दिए अब दोनों साथ में रहते हैं। पुष्पा ने अपने पहले पति कृष्ण को ही दे दिया था तलाक की बात का न्योता। अब दोनों बेटे उसके साथ रहते हैं। उनका अपनी मां से कोई ताल्लुक नहीं है। एक किडनैपिंग भी उसी पैटर्न की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। धीरेंद्र के पिता आदेशपाल ने मीडिया को अपना दर्द बयां किया। आदेशपाल ने कहा कि ऐसे औलाद से बे औलाद अच्छा है। इतना नालायक बेटा भगवान किसी को भी ना दे। पहले शादी करके मुस्लिम लड़की ले आया, उसके बच्चे हुए तो उन्हें छोड़कर भाग गया। इस बुढ़ापे में हम बूढ़े माँ बाप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो इसके 4 बच्चे हमने कैसे पाले होंगे, ये हमारा मन ही जानता है। किसके भरोसे अपने बच्चे छोड़कर गया है। इन्होंने सारे रिश्ते और घर बर्बाद कर दिए। जब से गया है तब से न अपनी पत्नी के बारे में पूछा है, न ही हमारे बारे में पूछा, न बच्चों की खबर ली है। उसके बच्चे भी नहीं जानते कि उनका बाप कैसा है, बाप का प्यार क्या होता है। इन्हें नहीं पता, लेकिन उसे शर्म नहीं है। मैंने तो अपनी वसीयत में आधी जमीन अपने छोटे बेटे अरविंद और आधी जमीन अपने पोते के नाम कर दी है। पहली पत्नी निशा ने मीडिया को बताया कि वो अब न मिलने आता, न बच्चों के बारे में पूछता है। वो दोनों पत्नियों को साथ रखना चाहता है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बच्ची कहाँ गई, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो दिन भर मकान का काम देखता है। मानवी की मां पुष्पा किसी डॉक्टर के घर पर बने अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर सफाई का काम करती है। दिन में पुष्पा बच्ची को संभालती है, रात को धीरेंद्र बच्ची की देखभाल करता है। रात भर पुष्पा घर से बाहर नौकरी पर रहती है। बच्ची की मां पुष्पा ने बताया कि 4 जनवरी को मैं घर पर नहीं थी, मैं नाइट ड्यूटी पर थी। बच्ची घर में रोजाना की तरह पिता के साथ अकेली थी। पिता बच्ची के साथ सो रहा था। रात 11 बजे अचानक बच्ची बिस्तर से उठती है, दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद एक युवक आकर उसे अगवा करके ले जाता है। जब रात 2 बजे धीरेंद्र की आंख खुलती है तो बच्ची को बिस्तर पर न पाकर वो उसे पूरे घर में ढूंढता है। बच्ची नहीं मिलती। सड़क पर जाकर देखता है, घर का मेन गेट खुला मिलता है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। इसके बाद घबराकर धीरेंद्र पुष्पा को फोन लगाकर बच्चे के गायब होने की खबर देता है। सुबह 5 बजे पुष्पा काम से घर लौटती है। दोनों बच्ची को खोजते हैं, बच्ची नहीं मिलती। इसके बाद दोनों पुलिस को बताते हैं। पुलिस सीसीटीवी चेक करती है, जिसमें एक युवक बच्ची को लेकर जाता दिखाई देता है। पुलिस को जब से घर के सामने से बच्चे के अगवा होने की सूचना मिली है, पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अब तक क्षेत्र के 100 से ज्यादा सीसीटीवी चेक कर चुके हैं। वहीं परिवार के लोग की पूरी डिटेल पुलिस खंगाल रही है। आखिर युवक कौन था? एएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि पुलिस ने सर्विलांस सहित 6 टीमें लगाई है। हर पहलू पर पुलिस नजर रखी हुई है। परिवार गरीब है, पिता मजदूरी करता है, मोहल्ले वालों से भी पूछताछ हो रही है। बच्ची आखिर कहां गई, ये अभी पुलिस पता लगा रही है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अब बैंड नंबर 1 जाएगा पट्टा अपने घर में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें।
अयोध्या बाराबंकी बॉर्डर का राम सहनी घाट थाना क्षेत्र के 35 से ज्यादा गांवों की बुजुर्ग महिलाओं ने शाम ढलते ही घर से निकलना बंद कर दिया है। उनका एक एक पल दहशत में गुजर रहा है, इसी खौफ की वजह से कि एक सीरियल किलर, एक ऐसा किलर जो सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट करता है, उन्हें बेदर्दी से पीटता है, इसके बाद रेप करता है, फिर गला दबाकर मार डालता है। बीते दिसंबर महीने में किलर 3 महिलाओं की हत्या कर चुका है, एक महिला की रेप कर मारने की कोशिश भी कर चुका है। बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या और सुल्तानपुर पुलिस दिन रात इस शातिर हत्यारे को तलाशने में लगी हुई है। पुलिस ने अपराधी की एक धुंधली फोटो के पोस्टर बनवाकर जगह जगह चिपका दिए हैं। उस पर 25,000 रुपये का इनाम रख दिया गया है। बाराबंकी के राम स्नेही घाट से 8 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या जिले का मवई थाना क्षेत्र है। 6 दिसंबर 2022 को मवई के खुशेटी गांव के खेत में दोपहर के वक्त एक 60 साल की बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। लाश पर कोई कपड़ा नहीं था। महिला के चेहरे और सिर पर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई है, लेकिन अपराधी कौन है ये किसी को पता नहीं चला। बाराबंकी जिले में इब्राहिमाबाद नाम का एक इलाका है। कोतवाली से 4 किलोमीटर की दूर पर इब्राहिमाबाद है। 17 दिसंबर 2022 को यहां के एक खेत से 62 साल की महिला की लाश बरामद होती है। लाश शाम के वक्त बरामद हुई, लेकिन हत्या सुबह के वक्त हो चुकी थी। इस शव पर भी कोई कपड़ा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रेप के बाद गला घोंटकर हत्या हुई है। हत्यारे का फिर कोई पता नहीं चला। पहली लाश अयोध्या जिले में मिली थी और दूसरी लाश बाराबंकी जिले में। दोनों जिलों की पुलिस ने अपने अपने लेवल पर जांच शुरू कर दी। फिर 30 दिसंबर 2022 को राम स्नेही घाट कोतवाली से 3 किलोमीटर दूर ठेठरा गांव के खेत में एक और महिला की नग्न लाश मिली। यह महिला भी 61 साल की थी और हत्या का पैटर्न सेम था। इस लाश के मिलते ही पुलिस हैरान रह गई। महीने भर में 3 सनसनीखेज हत्याओं के बाद 2 जनवरी 2023 को बाराबंकी एसपी दिनेश सिंह ने इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्र को लाइन हाजिर कर दिया। साइको किलर को पकड़ने के लिए लखनऊ से स्पेशल टीम भेजी गई। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेवारी इंस्पेक्टर लालचंद्र सरोज को सौंपी गई। लालचंद्र ने चार्ज संभालते ही अयोध्या, सुल्तानपुर जिलों की पुलिस को एक्टिव किया और 35 से ज्यादा गांवों की सर्चिंग शुरू कर दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसके पास किलर से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं थी। लगातार पड़ताल के बाद पुलिस को जानकारी लगी कि कोतवाली से 3 किलोमीटर दूर दयाराम पुरवा गांव के एक लड़के के पास किलर का वीडियो है। पुलिस ने उस लड़के से संपर्क साधा और उस धुंधले वीडियो से तस्वीरें निकालकर उसके पोस्टर बनवाए। 3 रेप और हत्या की घटनाओं से पहले 5 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे दयाराम पुरवा गांव में भी किलर ने एक महिला की हत्या और रेप का प्रयास किया था। पुलिस को वीडियो देने वाले लड़के ने फोन कॉल पर बताया कि सुबह सुबह गांव की 61 साल की एक दादी शौच के लिए बाग में गई थी। मैं भी उसी इलाके में था। अचानक मुझे दादी की चिल्लाने की आवाज आई। दादी उस दरिंदे से कह रही थी कि बेटा मुझे छोड़ दे, मेरे साथ ये मत कर, मैं तेरी दादी की उम्र की हूँ। इतना सुनते ही मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। पास जाने से पहले मैंने फोन को कैमरा चालू कर लिया और वहां जाकर आवाज लगाई। आवाज सुनते ही वो दरिंदा तेजी से भाग गया। कोहरे की वजह से मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया। कैमरे में भी उसका एक धुंधला सा वीडियो रिकॉर्ड हुआ। बदनामी के डर से दादी ने कहा कि बेटा किसी को मत बताना। पहचान ना बताने की शर्त पर वीडियो बनाने वाले लड़के ने कहा कि मेरे चिल्लाने के बाद जब वो किलर भागा था तो मैं भी चीख कर गांव वालों को बुलाया था। मेरे 2 दोस्त आए, हमने चारों तरफ से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया। उसके बाल ब्राउन थे, जींस की जैकेट पहना था, शर्ट के बटन खुले थे। 26 से 28 साल का रहा होगा। दादी पर हमले से पहले पेड़ पर ताक लगाकर बैठा था। घटना के बाद दादी ने जान बचाने के लिए मेरा शुक्रिया किया। बदनामी के डर से इस घटना की जानकारी किसी को ना देने को कहा था, इसलिए मैंने पुलिस को भी नहीं बताया। इसके बाद इसी तरह की और घटनाओं की जानकारी मिली, मैं फिर भी चुप रहा। करीब 26 दिन बाद पुलिस ने खुद मुझे संपर्क किया। कुछ गांव वालों ने बताया किलर भागते वक्त बाग में अपनी चप्पल छोड़ गया था। 3 दिन बाद उन्हें वापस भी ले गया है। 3 जिलों की पुलिस अपराधी को दिन रात तलाशने में लगी हुई है। अयोध्या, बाराबंकी के हर शख्स की जुबान पर इस किलर का जिक्र है। बाराबंकी एसपी दिनेश सिंह ने कहा, हत्यारे की तलाश करके हर लेवल पर जारी है। उसे पकड़ के जाने से पहले हम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दे सकते।
महोबा जिला अस्पताल में घायल को प्लास्टर चढ़ाने के एवज में रिश्वत मांगने पर पीड़ित ने पुलिस बुला ली। मौजूदा डॉक्टर पर पैसा मांगने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने पीड़ित की समस्या को सुनते हुए निःशुल्क इलाज किए जाने की बात की, मौजूद स्टाफ से की, जिस पर डॉक्टरों ने होने की बात कर मामले को टाल दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जिला अस्पताल आए दिन बढ़ती जा रही है, अनियमितताओं के कारण चर्चा में रहती है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर मैजिस्ट्रेट भी तैनाती की गई है ताकि आने वाले मरीजों को आर्थिक और शारीरिक परेशानी ना उठाने पड़े। यही नहीं, अस्पताल में हो रही लापरवाही को उजागर करने पर कवरेज रोकने के लिए सीएमएस ने अस्पताल में पोस्टर तक चस्पा किए हैं। मीडिया को कवरेज करने से रोकने की नीयत से पोस्टर तो लगा दिए, लेकिन अपनी गलतियों में जिला अस्पताल सुधार नहीं कर रहा है। जिला अस्पताल में तैनात मरीजों से धन उगाही और अभद्रा के मामले कम नहीं हो रहे हैं। आज फिर एक मरीज से इलाज के नाम पर खुलेआम पैसों की मांग की गई तो पीड़ित ने मजबूरन पुलिस बुला ली। महोबा की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के प्रकाश बमहौरी गांव में रहने वाले देवेंद्र कुमार के पैर में चोट होने के चलते उसका मित्र पवन उसे अपने साथ लेकर जिला अस्पताल आया था, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्टाफ द्वारा इलाज से पहले ही एक्सरे कराने के लिए अस्पताल के बाहर भेज दिया गया। प्राइवेट एक्सरे कराकर वापस लौटा तो उसके पैर में प्लास्टर चढ़ाने के एवज में 350 रुपये की मांग की गई। उसने जब अस्पताल में निःशुल्क इलाज मिलने की बात कही तो मौजूदा स्टाफ भड़क उठा और सुविधा शुल्क न देने पर इलाज करने से ही मना कर दिया। आरोप है कि पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मौजूद स्टाफ ने अभद्रता की। अस्पताल में मांगी जा रही रिश्वत और इलाज न होता देख पीड़ित को मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पीड़ित ने डायल 112 पुलिस को फोन कर दिया और अपनी समस्या बताई। सूचना पर डायल 112 की पीआरबी मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ करके पूरा मामला जाना तो उसने बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में प्लास्टर चढ़ाने के नाम पर पैसों की मांग कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता समझते हुए अंदर मौजूद स्टाफ से बातचीत की तो उन्होंने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताकर पल्ला ही झाड़ दिया। बताया कि अब प्लास्टर चढ़ाने वाले डॉक्टर मौजूद नहीं है, कल ही प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा और पूरे मामले को ही टाल मटोल कर दिया गया। पीड़ित को बिना प्लास्टर चढ़ाए कि वापस जाना पड़ा है। मरीज का मित्र पवन बताता है कि निःशुल्क इलाज सरकारी अस्पताल में मिलना चाहिए, मगर यहाँ तो खुलेआम पैसों की मांग की जा रही है। पहले बाहर से एक्सरे कराया गया और फिर प्लास्टर के एवज में पैसों की मांग की गई। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।